नमस्कार। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मतलब भारत की रूल बुक आखिर लिखी कैसे गई होगी। आज हम इसी दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, भारत के संविधान के बनने की कहानी, जिसने एक पूरे राष्ट्र की नींव रखी। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी, एक जबरदस्त चुनौती थी। सोचकर देखिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों जातियां, अनगिनत धर्म, और इन सब के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरे, सबको एक साथ लेकर चले। कमाल की बात है ना? और इस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने में वक्त कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि हमारे संस्थापकों ने, मतलब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हर एक शब्द, हर एक नियम पर कितनी गहराई से सोचा होगा। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, ये जो संविधान सभा का आइडिया था ना, वो कोई रातों रात नहीं आया था। इसकी जड़ें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत गहरी थीं। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने इसका सपना देखा। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल मांग बना दिया। और फिर एक लंबे इंतजार के बाद 1946 में जाकर कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये सपना आखिरकार सच हुआ। और वो एक ऐतिहासिक पल था जब जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये तो समझिए हमारे संविधान की आत्मा थी, उसकी फिलॉसफी का ब्लूप्रिंट था। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता, वो सारे महान आदर्श थे जो आज भी हमारी प्रस्तावना, हमारे प्रियम्बल की बुनियाद हैं। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इतने बड़े दस्तावेज को शेखेल दिया। चलिए अब उन बनाने वालों से, उन फ्रेमर्स और कमिटीज से मिलते हैं जिन्होंने ये ऐतिहासिक जिम्मेदारी उठाई। तो देखिए, जब शुरुआत हुई तो इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। 389। ये पूरे ब्रिटिश इंडिया और जो रियासतें थीं, उन सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोग नहीं थे, ये पूरे देश की आवाज थे। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और ये संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। यह सिर्फ एक नंबर का बदलना नहीं था, ये उस वक्त की राजनीतिक उथल-पुथल और उस दर्द का प्रतीक था जिससे देश गुजर रहा था। अब इतने बड़े काम को संभालने के लिए एक मजबूत लीडरशिप तो चाहिए ही थी। तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी शांत और अनुभवी मौजूदगी पूरी सभा को रास्ता दिखा रही थी। उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। और हाँ, पर्दे के पीछे एक और अहम शख्सियत थी, संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव, जो अपनी कानूनी समझ से पूरी नींव को मजबूत कर रहे थे। देखिए, काम इतना बड़ा था कि इसे अकेले करना नामुमकिन था, तो इसे कई समितियों मतलब कमिटीज में बांटा गया, बिल्कुल एक बड़ी मशीन के छोटे छोटे पुर्जों की तरह। जैसे यूनियन पावर्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, जो केंद्र की ताकतों पर काम कर रही थी, तो वहीं प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल के पास थी, जो राज्यों को एक साथ लाने में लगे थे। और इन सब पर नजर रख रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। लेकिन इन सभी कमिटीज में से एक कमेटी ऐसी थी जिसके कंधों पर शायद सबसे बड़ी, सबसे अहम जिम्मेदारी थी, और वो थी संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार करने की। ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति। इसे 29 अगस्त 1947 को बनाया गया। और इसका काम क्या था? इसका काम था संविधान का वो पहला ड्राफ्ट तैयार करना, मतलब कागज पर वो शब्द उतारना जो आने वाले भारत का भविष्य लिखने वाले थे। इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। उनके साथ थे एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मतलब देश के कुछ सबसे ब्रिलियंट लीगल माइंड्स एक साथ थे। सच कहें तो ये वाकई एक ड्रीम टीम थी। और यही वजह है कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ कमेटी को लीड ही नहीं किया, बल्कि सैकड़ों अलग अलग विचारों को एक धागे में पिरोकर एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो ड्राफ्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अरे, असली काम तो अब शुरू होना था। अब वक्त था इस पर बहस करने का, इसमें सुधार करने का और इसे आखिरी शक्ल देने का। और ये पूरा प्रोसेस पूरी तरह से डेमोक्रेटिक था। ड्राफ्ट पर 3 बार रीडिंग हुई। पहली रीडिंग में बस एक जनरल डिस्कशन हुआ, फिर आई सेकंड रीडिंग जो सबसे लंबी चली। इसमें एक एक क्लॉज पर, एक एक शब्द पर महीनों तक बहस हुई। और फिर
आखिर में आई थर्ड रीडिंग, जिसमें संविधान को पास करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब भारत ने अपने भविष्य की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। अब यहाँ 2 तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं। पहली 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब संविधान सभा ने इस दस्तावेज को पास किया, इसे अपनाया। इसे हम संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और दूसरी तारीख है 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक बना, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन एक मिनट, एक सवाल मन में आता है ना कि जब संविधान नवंबर में ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर इसे लागू करने के लिए 2 महीने 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया गया? इसका जवाब हमारे इतिहास में छिपा है। 26 जनवरी की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 1930 में इसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की घोषणा की थी। तो ये उस ऐतिहासिक दिन को एक सलाम था, एक श्रद्धांजलि थी, जब भारत ने पहली बार पूरी तरह से आज़ाद होने का सपना देखा था। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि 75 साल से भी पहले लिखा गया एक दस्तावेज आज भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव कैसे बना हुआ है। शायद इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। ये हमारे संस्थापकों की दूरदृष्टि, उनकी बुद्धिमानी और उनके लचीलेपन का एक जीता जागता सबूत है। एक ऐसा दस्तावेज जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है।